इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। इतिहास पाठ में हम आज पढ़ेंगे भारत पर यूनानी आक्रमण सिकंदर के विशेष संदर्भ में। इस सिलसिले में अब तक हम 4 बार मिल चुके हैं और आज 5वीं बार मिल रहे हैं। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। पिछले अंकों में हमने देखा कि सिकंदर ने किस तरह से भारत में प्रवेश किया और किस तरह से भारतीयों ने उसका मुकाबला किया। जो प्रसंग चल रहा था पिछले अंक में, वह सिकंदर के भारत से लौट जाने का प्रसंग था। आपको ध्यान है कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। उस सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था जिसे यूरोपीय इतिहासकार महान कहते हैं, और उनकी देखा देखी भारतीय इतिहासकार भी जिसको महान कह चुके हैं। व्यास के पश्चिम के भाग को पोरस के अधीन किया गया था। जब सिकंदर चनाब पर तैयारियां कर रहा था, तब अभिसार नरेश ने एक दूत भेजा, क्योंकि वह खुद बीमार था, और अभिसार नरेश को उसके राज्य का स्वामी बने रहने दिया गया। चनाब पार करके सिकंदर झेलम पर लौटा। कंठों के पास ही कहीं सौभूति नामक नरेश का राज्य था, जिसके वहां के शिकारी कुत्तों ने विदेशियों को बहुत प्रभावित किया। झेलम के तट पर सिकंदर ने बहुत सारी नौकाओं का निर्माण करवाया। इसी समय कोनोस बीमार पड़ा और मर गया। ईसा पूर्व 326 के नवंबर मास में यहाँ प्रत्यावर्तन प्रारंभ हुआ। सेना 3 भागों में होकर लौटी। जल सेना का नेतृत्व नियारकस कर रहा था। सिकंदर की सेना ने जब प्रस्थान किया तो वहां के लोग बड़े कुतूहल से इस दृश्य को देख रहे थे। तीसरे दिन सिकंदर एक स्थान पर रुका जहां क्रेरूस और हिफेसन ने अपना शिविर स्थापित किया था। 2 दिनों में फिलिप भी वहां आ गया। उधर मल्लाई और क्षुद्रक आक्रांता का रणस्थल में स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। मल्लाई और ओकसी ड्रेकाई यानी मालव और क्षुद्रक, सिकंदर उन पर परस्पर संयुक्त होने से पूर्व ही आक्रमण कर देना चाहता था। प्रारंभ करने के 5वें दिन सिकंदर झेलम और चनाब के संगम पर पहुंचा। यहाँ पर दोनों नदियों के जल ने भीषण रूप धारण किया था। आवर्त उत्पन्न हो रहे थे, जिनसे नौकाओं की कुछ हानि भी हुई। 2 तो जल गर्भ में समा गई, किंतु शीघ्र ही वेग शांत हो गया और नौकाएं धारा से दूर पहुंचाई गई। नियारकस को मालवों की सीमा पर पहुंचने का आदेश मिला। सिकंदर के पहुंचने पर शिबी लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु अलग सोई यानी अग्र श्रेणी लोगों ने 40,000 पदाती और 3,000 अश्वदल के साथ सिकंदर से जमकर मोर्चा लिया। युद्ध में मकदूनिया के कई सैनिक चल बसे। इसने सिकंदर के क्रोध में आहुति का कार्य किया। उसने नगर में आग लगवा दी और लोगों की हत्याएं करवाईं। अनेक लोगों को दास बनाया गया। केवल 3,000 व्यक्ति, जिन्होंने संधि की इच्छा दिखलाई थी, शेष रहे। अब मालवों और क्षुद्रकों की बारी थी। सिकंदर की योजना थी कि सर्वप्रथम वह इन शत्रुओं पर आक्रमण करता तथा हेपसन, जो कि पहले ही आगे पहुंच गया था, और टालमी, जो कि बाद में आता, दोनों शत्रु को किसी भी दिशा में पलायन करने से रोकते। नियारकस जल सैन्य को चनाब तथा रावी से संगम पर ले जाता, जहां आक्रमण के अंत में सभी सेनाएं एकत्र होती। सिकंदर ने 50 मील जल रहित मरुभूमि के बाद मालवों के नगर पर अचानक आक्रमण कर दिया। मालवगण अचंभित रह गए। निशस्त्र लोग निर्दयतापूर्वक तलवार के घाट उतार दिए गए। अवशिष्ट को नगर में घेर लिया गया। परडिक्कस को आगे का नगर घेरने के लिए भेजा गया, किंतु वहां पहुंचने पर उसने देखा कि लोग नगर नगर को रिक्त करके भाग रहे थे। उसने पीछा किया और कुछ को समाप्त किया, किंतु अधिकांश भाग गए। इसी समय सिकंदर भी वहां आ गया और उसने रावी पार करते समय अनेक मालवों के प्राण लिए। अब एक ब्राह्मणों के नगर पर आक्रमण करना था, जहां पर अनेक मालवों ने शरण ली थी। यहां घनघोर संग्राम हुआ। इसमें भी सिकंदर विजयी हुआ। सिकंदर ने सुना कि मालवों ने पुनः रावी पार कर ली है
और वे उसके मार्ग को रोकेंगे। एरियन से ज्ञात होता है कि लगभग 50,000 सैनिक रावी नदी के दक्षिण तट पर एकत्र हुए थे। सिकंदर अपने अल्प सैन्य के साथ धारा में कूद पड़ा। मालवों को उसकी सेना की कमजोरी का परिज्ञान नहीं था। उन्होंने नदी तट छोड़ दिया। बाद में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि सिकंदर की सेना अत्यंत कम थी तो उन्होंने युद्ध किया, किंतु सिकंदर ने उनको साधारण आक्रमणों से तब तक फंसाए रखा जब तक कि उसकी पदाति सेना न आ गई। मालवों ने समीप के दुर्ग में शरण ली। दूसरे दिन सिकंदर का आक्रमण सफल रहा, किंतु दीवार पार करते समय सिकंदर मालवों की बाण वर्षा से आहत हो गया। परडिक्कस ने जब बाण को शरीर से निकाला तो सिकंदर के शरीर से प्रभूत रक्त के निकल जाने से वह मूर्छित हो गया। इस दृश्य को देखकर यूनानी उन्मत्त से हो गए और अंत में जब दुर्ग पर अधिकार हुआ तो आबाल नर और नारी मार डाले गए। सिकंदर के व्रण के अच्छा हो जाने पर एक बार ऐसी वार्ता उड़ी कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अंत में उसने स्वयं अश्व पर आरूढ़ होकर अ, स्वयं अश्व पर आरूढ़ होकर दर्शन दिए। तब सैनिकों के जान में जान आई। क्षुद्रक मालवों से नहीं मिल पाए। अब उन्होंने विशाल व्यक्तित्व वाले 100 रथारूढ़ दूतों को संधि करने के लिए भेजा। मालव और क्षुद्रक अभिभूत तो किए गए, किंतु सिकंदर के सैनिकों को लोहे के चने चबाने पड़े। कदाचित मालव शल्य द्वारा किया गया गंभीर व्रण अप्रत्यक्ष रूपेण सिकंदर की मृत्यु का कारण था। पंजाब के ब्राह्मणों तथा मालव नगरों ने जो विरोध किया वह इस बात का सूचक था कि सिकंदर का अभीप्सित साम्राज्य भारत पर नहीं जम सकता था। प्रत्यावर्तन प्रत्यावर्तन मार्ग पर अम्बष्ठ, क्षत्रप तथा वसाती लोगों ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। फिलिप, जिस भाग का क्षत्रप नियुक्त किया गया था, उसकी दक्षिणी सीमा पर सिंध और चनाब का संगम था। वहां पर एक नगर की स्थापना की गई। सिंध नदी के निम्न भाग में जितने राज्य थे वे गणराज्य ने थे। उन पर ब्राह्मणों का असाधारण प्रभाव था। इस भाग का प्रसिद्ध शासक मुसिकेनस था, जैसा कि ग्रीक लेखकों से ज्ञात होता है। उसने सिकंदर के पहुंचने पर अधीनता स्वीकार कर ली। ऑक्टिकेनस तथा सैम्बस सैम्बस यानी शंभुर भी अधीनस्थ हुए, किंतु इस प्रांत में सिकंदर के प्रबल प्रतिरोधी ब्राह्मण ही थे। पतंजलि भी ब्राह्मणक नामक जनपद का निर्देश करते हैं। ब्राह्मण को नाम जनपद है। राष्ट्रीय विपत्ति के समय ब्राह्मणों ने अपने कर्तव्य को पूरा किया और विदेशी आक्रांता के विरुद्ध लोगों को भड़काया। अंत में उनके एक नगर पर धावा बोला गया और इसके समस्त निवासी मार डाले गए। उसी समय मुसिकेनस ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। पीथान ने दमन किया और मुसिकेनस अपने साथियों के साथ मार डाला गया। अंत में पाटल नरेश का राज्य आया। यदि यहाँ पर दो शासक थे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक तो सिकंदर से संधि वार्ता के लिए गया था और दूसरा युद्ध की तैयारी कर रहा था, क्योंकि सिकंदर ईसा पूर्व 325 के जुलाई मास में यहाँ पहुंचा तो उसने नगर को रिक्त पाया। अंत में भागे हुए लोग समझा बुझाकर लौटाए गए। सिकंदर ने अपनी गृह यात्रा दक्षिण जड्रोशिया यानी मकरान से होकर की। मार्ग में सिकंदर को अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि केप मलान में समाप्त होने वाली पर्वत श्रेणी के कारण सिकंदर को मार्ग परिवर्तित करना पड़ा और यह मार्ग और भी यातनापूर्ण था। अंत में जेड्रोशिया की राजधानी पूरा पहुंचने पर सैनिकों ने विश्राम किया। सिकंदर जब कर्मानिया पहुंच रहा था तो उसे समाचार मिला कि क्षत्रप फिलिप की हत्या कर दी गई है। उस समय वह इससे अधिक और कुछ न कर सका कि आम्भी और यूडेमस, जो कि थ्रेस निवासी एक अन्य सेनापति था, को कार्यभार संभालने का आदेश देते। इसी समय क्रेटरस अपनी सैन्य शाखा तथा हाथियों के साथ आ मिला। नियारकस ने बताया कि 4 नौकाएं मार्ग में नष्ट हो गई हैं। संपूर्ण सेना सहित सिकंदर
324 ईसा पूर्व में सूसा पहुंचा। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया में सिकंदर की अचानक मृत्यु हो गई और उसकी विश्व साम्राज्य की कल्पना कार्य रूप में परिणत न हो पाई। मानव योजना कितने शिथिल आधार पर स्थित रहती है। इस प्रकार अपने भारतीय सैनिक अभियान में सिकंदर को अनेक स्थानों पर भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अतः यह कहना गलत है कि झंझावात के सामने भारत ने शीश झुका दिया और उदासीन घृणा और धैर्य के साथ गरजती हुई सेनाओं को चुपचाप निकल जाने दिया। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के संबंध में इतिहासकारों में अनेक भ्रमात्मक धारणाएं फैल गई हैं। कुछ लोग तो इसको आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करते हैं और कुछ किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते। ये दोनों दृष्टिकोण अतिवादी हैं। सत्य इन दोनों के मध्य में प्रतीत होता है। जिस प्रकार स्थान स्थान पर सिकंदर ने नगरों तथा उपनिवेशों की स्थापना की, उससे यही स्पष्ट होता है कि सिकंदर अपनी भारतीय विजयों को अपने विश्व साम्राज्य में समाविष्ट करना चाहता था। एरियन से ज्ञात होता है कि जिन प्रांतों पर सिकंदर ने आधिपत्य स्थापित किया था, उनको सिकंदर ने 5 भागों में बांटा था। प्रथम पेरी पेनिसडाई था, द्वितीय आंबिका राज्य तथा काबुल की निम्न घाटी का प्रदेश था जिसका क्षत्रप फिलिप था, और तृतीय पोरस का विस्तृत राज्य था। चतुर्थ पश्चिम में हब नदी तक विस्तृत सिंधु की घाटी का राज्य था जिसका क्षत्रप पैथान था, और अंतिम कश्मीर स्थित अभिसार का राज्य था। सिकंदर ने अपने जीवन काल में ही इन विजित प्रदेशों पर अधिकार बनाए रखना कठिन समझा। उसकी असामयिक मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का जो विभाजन हुआ, उससे स्पष्ट होता है कि उसके सेनापतियों में वह योग्यता न थी कि वे इन समस्त विजित प्रदेशों को एक सूत्र में पिरोए रख सके। सिकंदर द्वारा स्थापित नगरों और उपनिवेशों से यूनानी सैनिकों ने अवसर पाते ही प्रस्थान कर दिया। यूडेमस भी, जो उनका भारत में नेता था, 317 ईसा पूर्व तक भारतीय रंगमंच से अदृश्य हो गया। जब कुछ वर्षों पश्चात हाथियों के बदले सेलूकस ने सुदूरवर्ती प्रांतों एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया, पेरोपनिसडाई को समुद्रगुप्त को प्रदान कर दिया, तो इस नाटक का पटाक्षेप हो गया। किंतु सिकंदर का आक्रमण फिर भी नितांत महत्व शून्य नहीं था। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का समस्त पश्चिमोत्तर प्रदेश अनेकानेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इनमें से कुछ तो अपनी स्वतंत्रता को अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझते थे, परंतु सिकंदर के आक्रमण ने इन राज्यों की शक्ति विचूर्ण कर दी। परिणामतः इस प्रदेश में सर्वप्रथम राजनीतिक एकता के उदय का सूत्रपात हुआ। इससे चंद्रगुप्त मौर्य का कार्य काफी सरल हो गया था। उपर्युक्त तथ्य को सूचित करते हुए डॉक्टर रायचौधरी कहते हैं कि जिस प्रकार उग्रसेन महापद्म ने पूर्वी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का मार्ग प्रशस्त किया था, उसी प्रकार सिकंदर ने पश्चिमोत्तर प्रदेश में। सिकंदर के आक्रमण ने भारत और पश्चिमी देशों के बीच जलीय और स्थलीय मार्ग खोल दिए। इनके द्वारा दोनों पक्षों में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधाएं बढ़ी। पश्चिमोत्तर प्रदेश में प्राप्त बेबीलोनिया की प्राचीन मुद्राएं व्यापारिक संबंध की प्रमाण है। स्टेबो का कथन है कि कैस्पियन सागर और काला सागर के मार्ग से यूरोप को भारतीय माल भेजने की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में आमु सरिता एक कड़ी के समान थी। यह मार्ग ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक चलता रहा। सिकंदर ने अपने मार्ग में अनेक यूनानी उपनिवेश, मिस्र में सिकंदरिया, बैक्ट्रिया, निकाय, बऊकेफेला, हिंदू कुश में सिकंदरिया स्थापित किए। ये व्यापारिक एवं सांस्कृतिक कड़ियां होने के साथ ही साथ यूनानियों की सैनिक छावनियां भी थीं। कालांतर में बैक्ट्रिया के यूनानियों ने भारत विजय की ओर भारतवर्ष में अपने साम्राज्य की स्थापना की। अभी तक यूनानी अपने अतिरिक्त संसार की अन्य जातियों को सांस्कृतिक दृष्टि से हीन समझते थे, परंतु भारतीय दार्शनिकों, श्रमणों के सिद्धांतों को जानकर उनकी आंखें खुली।
इस भावना परिवर्तन ने दोनों देशों में परस्पर एक दूसरे के प्रति परस्पर जिज्ञासा उत्पन्न की। सिकंदर अपने साथ सैनिकों और सेनापतियों के साथ साथ विद्वान और लेखक भी लाया था। इन्होंने भारतवर्ष में प्राप्त अपने अनुभवों को लेखबद्ध किया। इनके लेखों ने सर्वप्रथम संसार को प्राचीन भारत के विषय में वस्तु स्थिति का थोड़ा बहुत ज्ञान करवाया। इस आक्रमण के पूर्व पाश्चात्य निवासियों को भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति के विषय में नितांत भ्रामक धारणाएं थी। सिकंदर के आक्रमण ने इन्हें बहुत कुछ दूर किया। यद्यपि सिकंदर को कोलंबस और वास्को डिगामा की कोटि में नहीं रखा जा सकता, तथापि सिंधु नदी को नाव्य बनाकर तथा अपने पदाधिकारी नियार्कस द्वारा मकरान और फारस की खाड़ी की परिक्रमा करवाकर उसने संसार के भौगोलिक ज्ञान को कुछ तो बढ़ाया था। मुद्रा निर्माण कला में भारतीयों ने यूनानियों से अवश्य सीखा। अभी तक भारत की मुद्राएं बेडोल और लेख विहीन होती थी, परंतु यूनानी प्रभाव के अंतर्गत बनी सौभूमि की मुद्राएं नितांत नई परंपरा की सूचना देती है। यूनानी प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों ने उलूक शैली की मुद्राएं बनाना प्रारंभ किया, परंतु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सिकंदर का आक्रमण अधिक प्रभावशाली नहीं था। थोड़े दिनों में ही लोग इसे भूल गए। भारतीय साहित्य में इसका नामोल्लेख तक नहीं है, नाम ही उल्लेखित नहीं है। डॉक्टर निहार रंजन राय का मत है कि अशोक के स्तंभों पर स्थापित पशु मूर्तियों पर यूनानी प्रभाव है, परंतु भारत की साम्राज्यीय व्यवस्था भारत के शताब्दियों के निजी विकास का परिणाम है, उस पर यूनानी प्रभाव नहीं माना जा सकता। भारत में गांधार शैली की कला का विकास ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के यूनानी प्रभाव का परिणाम है, सिकंदर के आक्रमण का नहीं। यही बात ज्योतिषीय एवं दार्शनिक आदान प्रदान के विषय में कही जा सकती है। मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। यूनानी आक्रमण, भारत पर यूनानी आक्रमण सिकंदर के विशेष संदर्भ में, और आज इसका यह अंतिम अंक था इस आक्रमण के विवरण का। हमने देखा कि सिकंदर ने निश्चित रूप से भारत पर आक्रमण किया था। निश्चित रूप से उसे कुछ सफलता मिली थी, लेकिन उसे महान कहना, उसे बहुत बड़ा विजेता बनाना, उसे बहुत बड़ा सेनापति कहना, यह सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। न ही भारत पर कोई यूनानी प्रभाव सिकंदर के कारण आया। भारत भारत है। भारत में स्वयं में इतनी क्षमताएं हैं, इतनी ऊर्जा है कि वह अपने बूते बहुत सारी चीज़ें खड़ी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। जिस तरह से सामान्य रूप से भारत का विदेशों पर प्रभाव पड़ा, वैसे ही विदेशों का भारत पर प्रभाव पड़ा, और यह प्रभाव कोई सिकंदर के कारण पड़ा ऐसा नहीं कहा जा सकता।